फरवरी 2009 देश के सबसे कठिन कहे जाने वाले एग्जाम यूपीएससी 2008 के बैच का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। इस रिजल्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनता है, टीवी चैनल और अखबारों की सुर्खियां बनता है, दिल्ली के तिहाड़ जेल के उम्र कैद रेप के आरोप में उम्र कैद के सजा याफ्ता कैदी अमित रॉय उर्फ अशोक राय। दरअसल अमित रॉय उर्फ अशोक राय जेल का उम्र कैद का सजा याफ्ता कैदी होता है जो इस एग्जाम को टॉप करता है, क्लियर करता है और ब्यूरोक्रेसी की सबसे अच्छी नौकरी कही जाने वाली आईएएस को प्राप्त करता है। लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता है। लोग सोचते हैं कि इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, अच्छे अच्छे टॉप के इंस्टीट्यूटों में कोचिंग दी जाती है, उसके बाद भी वो क्लियर नहीं कर पाते। आखिर क्या परिस्थिति रही? अमित राय को उम्र कैद की सजा हुई, सजा होने के बाद किस कानून के तहत उन्हें वो नौकरी मिलती है और वो देश की ब्यूरोक्रेसी में आते हैं और वर्तमान में कौन सी जगह वो पोस्टेड है? जब आप इसे सुनोगे आप काफ़ी हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं एक्स पुलिस ऑफिसर प्रदीप यादव। दरअसल वाकया है 2003 दिल्ली का मुखर्जी नगर। एक लड़की सुनीता वर्मा जो उम्र लगभग 21 साल आईएएस की तैयारी करने, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर में आती है। पहले प्रयास में वो प्रीलिम्स तो क्लियर कर लेती है लेकिन मेंस में फेल हो जाती है। फेल होने का कारण वो पता करती है, पता चलता है कि वो उसका जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वो काफ़ी कमज़ोर है। अब वो कोशिश करती है कि मुझे केमिस्ट्री का कोई ऐसा टीचर मिले जो एक्स्ट्रा टाइम दे दे और मैं अपने सब्जेक्ट को मजबूत कर सकूं। इसी बीच उन्हीं के कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक केमिस्ट्री का टीचर होता है अमित रॉय उर्फ अशोक रॉय। उनसे वो मिलती है, उनका पढ़ाने का तरीके से काफ़ी प्रभावित होती है। एक दिन समय निकालकर उनसे मिलती है और बात करती है कि सर मेरी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक्स्ट्रा क्लास लें, एक्स्ट्रा टाइम दें। इस बात को सुनकर वो अमित रॉय है वो एग्री हो जाता है और कहता है कि इस सब के लिए तुम्हें मेरे घर पर आना होगा, घर पर कोचिंग लेनी होगी। वो लड़की मान जाती है। एक दिन के बाद एक दिन डेली अब वो रूटीन से उनके घर पर जाती है और अपनी जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करती है। इसी बीच दोनों के बीच जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता था वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है और अब वो माहौल होता है वो दोस्ती में तब्दील हो जाता है। अब वो दोनों गहरे दोस्त हो जाते हैं, अपनी मजबूती से तैयारी कर रहे होते हैं। इसी बीच अमित राय भी अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी है। देखते देखते उनकी दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो जाती है उन्हें पता ही नहीं लगता। दोनों जीने मरने की कस्में खाते हैं, जीवन के सपने बुनने लगते हैं। लड़की काफ़ी गहराई से सोचने लगती है लेकिन उसी बीच 14 और 15 अप्रैल की रात उस लड़की की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। उस लड़की का एक दोस्त उसके भाई को सूचना देता है कि आपकी बहन की तबीयत खराब है। उसका भाई उस घर में पहुंचता है, उसे हॉस्पिटल में लेके जाता है। जब वो हॉस्पिटल में लेके जाता है तो लड़की कहती है कि भैया मैंने सेल्फोस की गोली खा ली है और इसका मुख्य कारण है वो अमित राय उर्फ अशोक राय है। जब लड़का ये बात सुनता है वो काफ़ी परेशान होता है, हॉस्पिटल में ले जाता है। डॉक्टरों ने जब उसको बचाने की काफ़ी कोशिश की, लगभग 2 दिन तक डॉक्टरों की टीम उनको बचाने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाद वो लड़की नहीं बच पाती और मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी बात उसके घर वालों को, रिश्तेदारों को पता चलती है। वो लड़का तुरंत उस लड़की के मकान पर आता है, कमरे पर आता है, उसकी तलाशी लेता है तो उसे एक सुसाइड नोट मिलता है। जब वो सुसाइड नोट वो लड़का पढ़ता है वो हैरान हो जाता है। वो लड़का पढ़ता है कि वो लड़की कहती है कि मेरा जो टीचर था केमिस्ट्री की, मुझे कोचिंग देता था, दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई मुझे पता नहीं, हमारे आपस में शारीरिक संबंध भी बनने लगे थे। लेकिन एक दिन अमित रॉय मुझे कहता है कि तुम्हें जो मेरे साथ जो संबंध बनाए इसी तरह के संबंध मेरे दोस्त से बनाने हैं। वो लड़की सोचती है कि कहीं इसके दोस्त से इन्हें कोई अच्छा काम निकलवाना है, इसलिए वो मुझे यूज कर रहे हैं। वो लड़की टूट जाती है। जो जीवन मरण के जो कस्में खाई थी वो शायद झूठ थी। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रहे थे, मेरे लिए सेक्सुअल हरासमेंट करना चाह रहे थे, मेरे को यूज करना चाह रहे थे। वो लड़की टूट जाती है, काफ़ी हैरान होती है, काफ़ी परेशान होती है। अब वो लड़की सोचती है कि तुम्हारे जीवन के कोई रास्ता बचा ही नहीं। एक दिन मौका पाकर वो लड़की सेल्फोस की गोली खा लेती है और उसकी मौत हो जाती है। जब वो लड़का इस सुसाइड नोट को पढ़ता है वो काफ़ी परेशान होता है। वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और एफआईआर दर्ज करवाता है उस सुसाइड नोट के माध्यम से। विभिन्न धाराओं में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और उस सुसाइड नोट के माध्यम से अमित रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट उसे जुडिशियल कस्टडी जैसी तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है। अब वो तिहाड़ जेल के अंदर एक विचाराधीन कैदी के रूप में अपनी समय बिताता है। 2003 से 2004 आती है, 2005 आती है। धीरे धीरे उनका मन परिवर्तित होता है, अपने आप को कंट्रोल करता है और सोचता है कि क्यों ना पढ़ा जाए, तैयारी की जाए। अब वो अपने आप को धीरे धीरे तैयारी में डालता है। एक दिन जो जेल के सुपरिटेंडेंट है उनके पास जाता है और कहता है कि सर मुझे कुछ बुक्स चाहिए। दरअसल जेल का जो सुपरिटेंडेंट है वो उनसे वाकिफ होता है, उनको पहचानता है क्योंकि उसका जो व्यवहार था वो सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता था। सुपरिटेंडेंट उनको काफ़ी साथ देता है, अच्छी अच्छी बुक्स मुहैया कराता है। वो लड़का दिन रात पढ़ाई में अपना समय व्यतीत करता है। जेल के जो कैदी थे वो भी उनका साथ देते हैं, सहारा बनते हैं। लेकिन इसी बीच उसके
ऊपर एक और बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ती है। 2007 में लोअर कोर्ट द्वारा उसे जो लड़की की आत्महत्या के लिए उकसाने के केस में 10 साल की सज़ा और रेप के आरोप में उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। वो लड़का टूट जाता है लेकिन अपने आप को दोबारा संभालता है, उस लोअर कोर्ट के जो निर्णय को हाई कोर्ट में अपील करता है, चैलेंज करता है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखता है। इसी बीच 2008 में यूपीएससी के फॉर्म फिलअप करता है, प्रीलिम्स क्लियर करता है, उसके बाद मेंस की तैयारी करता है, मेंस को क्लियर करता है, यूपीएससी का इंटरव्यू देता है, फाइनल रिजल्ट में उसको टॉप की रैंक मिलती है। शायद देश का पहला ये मामला था कि देश के कैद में उम्र कैद का सजा याफ्ता कोई व्यक्ति देश की ब्यूरोक्रेसी में कही जाने वाली सबसे बड़ी नौकरी को प्राप्त करता है और आईएएस बनता है। अखबारों की सुर्खियां बनती है, जेल में काफ़ी खुशी का माहौल होता है। लेकिन ये माहौल कुछ ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि वो एक कैदी था, देश का एक सबसे बड़ा अपराधी था, आरोपी था, उसे देश की ब्यूरोक्रेसी में नहीं लिया जा सकता था। ज़्यादा दिन का खुशी का जो माहौल वो नहीं रह पाता। उसके बाद वो हाई कोर्ट में इसे चैलेंज करता है। हाई कोर्ट्स लोअर कोर्ट के जो फैसले को चैलेंज करती है, उसे रीड करती है। जेल का सुप्रिटेंडेंट और दिल्ली की पुलिस भी बताते हैं, इसमें उसका सहयोग देती हैं। कैदी सोचते हैं, जो जेल प्रशासन सोचता है, कहता है कि सर ये जेल में रहते हुए उसने सुधरने का प्रयास किया है, पढ़ाई की है, अपने आप को बदलने की कोशिश की है। जब हाई कोर्ट इस केस को रीड करता है तो उन्हें पता चलता है कि जो लड़की ने आत्महत्या की, उस आत्महत्या के कुछ नियम्स हैं कि उकसाने का जो मामला है उसने ना तो इसे किसी तरह की कोई सेल्फोस की गोली मुहैया करी, ना ही इसके बारे में उसे पता था कि ये लड़की आत्महत्या करने वाली है। उसमें उसे रिलीफ मिलती है। और उसके बाद रेप के बारे में जब जांच करती है तो पता चलता है कि ना ही रेप में जब लड़की का पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें इस तरह की कोई पुष्टि हो पाएगी रेप हुआ हो, ना तो लड़की ने किसी तरह का कोई विरोध किया था, ना किसी तरह के उसके शरीर पर चोट के निशान थे। और जो उसने जेल के अंदर लगभग 6 साल का समय बिता दिया था, तो हाईकोर्ट सोचता है कि क्यों ना इसकी जो सज़ा है वो यहीं समाप्त की जाए। वो 6 साल की सज़ा काफ़ी होती है, उसके बाद उसे जेल से रिलीज कर दिया जाता है, बरी कर दिया जाता है। वो आईएएस की ट्रेनिंग करता है और अच्छे पद पर रहता है। लेकिन इसी बीच देश की जो महिला आयोग है वो इसमें पार्टी बनती है और दोबारा इसको कोर्ट में पिटीशन डालती है, लेकिन हाईकोर्ट इसे खारिज कर देता है और कहता है कि किसी रेप के आरोप में आप डायरेक्ट पार्टी नहीं बन सकते। वर्तमान में वो आईएएस के पद पर देश में सेवाएं दे रहा है, अपने काम कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो अब भी सोशल मीडिया से दूर है, सुर्खियों का विषय नहीं बनता, अखबार के पन्नों में उनकी कोई फोटो नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ गुमनामी में अपनी नौकरी कर रहे हैं और देश में आईएएस के पद पर अपने देश में सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, एक कहानी सुनाने का जो मेरा मोटिव था, जो मेरा उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि कई बार लोग इस तरह की परिस्थितियों में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग हैं जो परिस्थितियों में गिरने के बावजूद भी अपने आप को मजबूत करते हैं, मजबूती से लड़ते हैं और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं, अच्छा पद हासिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।